गुड आफ्टरनून। देखिए देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस मेमोरी मैनेजमेंट में अभी तक हम लोगों ने कि मेमोरी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों ने आपके जो रैम चिप होती है कि जो मेमोरी चिप होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कैसे कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है और कैसे आप लोगों की यहाँ पे चिप की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में डिस्कस किए थे। अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट में अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिंकिंग लिंकिंग एंड लोडिंग। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपका यहाँ पर यूज होता है जिसे हम लिंकिंग एंड लोडिंग के नाम से जानते हैं कि लिंकिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, या फिर कब लिंकिंग की जाएगी, कब लोडिंग की जाएगी। तो वो सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो नॉर्मली देखो यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है, ठीक है, आपके यहाँ पर देखो समझो कि आपके कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में डेटा का जितना भी स्टोरेज होता है वो कंप्यूटर की एक मेमोरी में होता है, जो कि कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी। और सेकेंडरी मेमोरी का तात्पर्य हमेशा कौन सी डिस्क से होता है, कौन सी से होता है, हार्ड डिस्क से। तो यहाँ पे देखो आपकी एक मेमोरी कंपोनेंट है और उस मेमोरी कंपोनेंट को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी किसी भी आपके प्रोग्राम को प्रोसेस करने की बात की जाए, तो यहाँ पे कोई भी जो प्रोग्राम प्रोसेस किया जाता है वो बेसिकली एक भाग में लोड किया जाता है और उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी का मतलब क्या है, रैम। तो यहाँ से हम कहते हैं कि प्रोग्राम्स को यहाँ पर आपका, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है कि सीपीयू कोई भी एग्जीक्यूशन जब करेगा तो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम मेन मेमोरी में होना जरूरी है। और ये कार्य जो किया जाता है वो कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मॉड्यूल के द्वारा किया जाता है। और ये मॉड्यूल आपका कौन सा पार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, लोडर। ठीक है, ये मॉड्यूल जो होता है उसे लोडर कहते हैं। अब यहां पर ये प्रोग्राम कब लोड होगा, एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले लोड होगा, एग्जीक्यूशन के बाद में लोड होगा। ठीक है, कौन इसे लोड करेगा, साथ में यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो प्रोग्रामिंग यूज की जाती है वो कौन सा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जिसमें एक प्रोग्राम के बहुत सारे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो इन मॉड्यूल्स को कब लिंक किया जाएगा, इनकी लिंकिंग कब होगी, कंपाइल करते समय लिंक होगा, लोड करते समय लिंक होगा, या फिर आपके यहां पर एग्जीक्यूशन के समय होगा। ये सब डिफाइन किया जाता है आपके लिंकिंग एंड लोडिंग के द्वारा। और ये दो तरह से डिफाइन होती है। तो ये दोनों ही कहानियां दो तरह से होती है, आइदर ये आपकी कैसी होती है, स्टैटिक, और या फिर आपके यहां पर कैसी हो सकती है, डायनेमिक। तो जैसे होता है ना, स्टैटिक लिंकिंग, डायनेमिक लिंकिंग, स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग। तो ऐसा होता है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले लिंकिंग एंड लोडिंग और उसमें एक पॉइंट लिखिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट का, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें लिखिए किसी भी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, निष्पादन, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे इसे मेमोरी में, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए
इसे मेमोरी में लोड करने की मेमोरी में लोड करने की आवश्यकता होती है। मेमोरी में लोड करने की आवश्यकता होती है। तो ये हम कहते हैं कोई भी प्रोग्राम है जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसे हम सबसे पहले कहां पर लोड करेंगे? मेमोरी में। तो यहाँ पे देखो इस वाले भाग में आप सभी ने पढ़ रखा है कि कोई भी प्रोग्राम जस्ट क्रिएट होता है, ए प्रोग्राम इज जस्ट क्रिएटेड, मतलब ये कौन से स्टेट में होता है? कौन से स्टेट में? न्यू स्टेट में। और यहां पर हम कहते हैं कि कोई भी आपके प्रोग्राम की कौन सी स्टेट होती है? रेडी स्टेट होती है। अब यहां पर ये आपकी लोडिंग की बात हो रही है। देखो लिंकिंग और लोडिंग की जो बात की जा रही है उसमें समझना है। देखिए पहला जो पार्ट होता है जिसे हम कह सकते हैं कि जो कि स्टैटिक हो सकती है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपकी लोडिंग की कहानी जो है वो कैसी हो सकती है? डायनामिक। तो यहाँ पे देखो समझो कि दो तरह से आपके यहाँ पे डिफाइन है लिंकिंग और लोडिंग का जो भी पार्ट होता है वो ये है। तो स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले संपूर्ण प्रोग्राम को कहां लोड कर दिया जाए? मेमोरी में। कि हम कहते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही प्रोग्राम को मेमोरी में अगर लोड कर दिया जाए तो उस लोडिंग को कौन सी लोडिंग कहेंगे? स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी कहलाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है कितनी मेमोरी आपको आवश्यक होगी, आपने पहले ही उसको लोड कर दिया कि भाई हम कहते हैं उसकी जरूरत है या नहीं है अभी नहीं पता, एग्जीक्यूशन सीपीयू करेगा या नहीं करेगा पहले से निर्धारित नहीं है, लेकिन आपने शुरू होते ही उसे कहां लोड कर दिया है? मेन मेमोरी। तो ये जो लोडिंग होती है इस लोडिंग को कौन सी लोडिंग कहते हैं? स्टैटिक। मतलब अगर स्टैटिक लोडिंग करेंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा या स्लो होगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो फास्ट होगा, क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से कहां अवेलेबल है? कहां अवेलेबल है? मैं भाई समझो कि मेरे क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब क्लास में आके बैठ जाओ तो मुझे क्लास शुरू करने में समय क्या लगेगा? कम लगे। अगर मैं आ गया और फिर आप आए जा रहे हो आए जा रहे हो तो वो मतलब क्या है? डायनेमिक। जैसे हम कहते हैं क्लास शुरू होने के बाद आप एक एक करके आ रहा है। तो यहां पर हम कहते हैं कि इस केस में आपके स्टैटिक लोडिंग में एंटायर प्रोग्राम मस्ट बी फर्स्ट लोडेड टू मेमोरी। मेमोरी में पहले ही लोड कर दो, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, लेकिन आपकी जो भी मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी वो कैसी होगी? इनएफिशिएंट। लेकिन डायनामिक लोडिंग का मतलब है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, कि जब आवश्यकता हो तभी ही प्रोग्राम को कहां लोड किया जाए? मेमोरी में। कि जब जरूरत है तभी आप आवश्यकता के अनुसार मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करेंगे तो वो कौन सी लोडिंग मानी जाएगी? डायनेमिक। डायनेमिक लोडिंग में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा होगा? स्लो, क्योंकि पहले लोड होगा और फिर क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मेमोरी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट है। तो यहाँ पे इसी के संदर्भ में लिंकिंग होगी। अगर स्टैटिक लोडिंग होगी तो उसके संदर्भ में क्या होगी? स्टैटिक लिंकिंग होगी। अगर डायनेमिक लोडिंग होगी तो उसी के संदर्भ में क्या होगी? डायनेमिक लिंकिंग होगी। तो लिंकिंग का मतलब अलग अलग मॉड्यूल को आपस में क्या करना? लिंक करना। और लिंकिंग का कार्य कौन करता है? लिंकर। लोडिंग का कार्य कौन करता है? लोडर करता है। तो लिखो सबसे पहले स्टैटिक। सबसे पहले लिखो स्टैटिक। स्टैटिक में लिखो स्टैटिक लोडिंग के अंतर्गत स्टैटिक लोडिंग के अंतर्गत संपूर्ण प्रोग्राम को संपूर्ण प्रोग्राम को संपूर्ण प्रोग्राम को मेमोरी में संपूर्ण प्रोग्राम को
मेमोरी में एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले, निष्पादन शुरू होने से पहले, एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही लोड कर दिया जाता है, पहले ही लोड कर दिया जाता है। मतलब कि प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही आपने प्रोग्राम को कहां लोड कर दिया है? मेमोरी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तेज होता है, तेज होता है। इसमें हम कहते हैं कि आपका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अगर कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज, तो हम कहते हैं कि इसका जो मुख्य डिसएडवांटेज है, कि इसकी मुख्य जो हानि है, मुख्य जो हानि है इसकी, वो कौन सी है? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। क्या आपने मेमोरी को बिना जांचे परखे ही आपके संपूर्ण प्रोग्राम को कहां लोड कर दिया है? मेन मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जैसे आप स्टैटिक लोडिंग करोगे तो लिंकिंग भी कैसी होगी? अरे लिंकिंग भी कैसी होगी? स्टैटिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। अगर अगर स्टैटिक लोडिंग का उपयोग, स्टैटिक लोडिंग का उपयोग किया जाता है, स्टैटिक लोडिंग का उपयोग किया जाता है, स्टैटिक लोडिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसके अनुसार, इसके अनुसार स्टैटिक लिंकिंग की, स्टैटिक लिंकिंग की, स्टैटिक लिंकिंग की आवश्यकता, स्टैटिक लिंकिंग की आवश्यकता सभी मॉड्यूल को, सभी मॉड्यूल को आपस में लिंक करने के लिए, आपस में लिंक करने के लिए होती है, आपस में लिंक करने हेतु होती है। तो यहाँ पर देखो, सभी मॉड्यूल को आपस में लिंक करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य कौन सा कहलाता है? लिंकिंग। याद रखना कि आपके देखो, प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? अरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? लोडिंग का कार्य कौन करता है? ठीक है, आपके प्रोग्राम के सभी मॉड्यूल को आपस में लिंक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिंकिंग। ठीक है, आपके सारे मॉड्यूल को आपस में लिंक करने की प्रक्रिया को लिंकिंग कहते हैं, और लिंकिंग करने का कार्य कौन करता है? लिंकर करता है। तो अगर आप स्टैटिक लोडिंग कर रहे हो तो उसी के अनुसार आपको स्टैटिक की क्या करनी पड़ेगी? लिंकिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लिखो डायनेमिक। नेक्स्ट लिखिए डायनेमिक। इसमें लिखो डायनेमिक लोडिंग में, डायनेमिक लोडिंग में
प्रोग्राम को प्रोग्राम को मेमोरी में प्रोग्राम को मेमोरी में डिमांड के अनुसार प्रोग्राम को मेमोरी में डिमांड के अनुसार लोड किया जाता है। लोड किया जाता है भाई, जैसे सीपीयू को किसी प्रोग्राम की जरूरत है, उसी प्रोग्राम को मेमोरी में क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। इसमें तो हमने कहा कि एंटायर पूरे प्रोग्राम को कहां लोड कर दो, मेमोरी में। ठीक है, तो आपने पूरा प्रोग्राम लोड कर दिया, अब उसका कोई मॉड्यूल आपका जरूरी है या नहीं है, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्राम कहां पर है, मेमोरी में। अब हो सकता है कि हम उस प्रोग्राम के आपके केवल एक मॉड्यूल का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आपने एंटायर प्रोग्राम को लोड कर दिया। तो उससे अगर बात करें, मेमोरी का यूटिलाइजेशन कैसा हो गया, इनएफिशिएंट। कैसा हो गया, इनएफिशिएंट। बोला कि जरूरत एक ही मॉड्यूल की थी, लेकिन आपने पूरे प्रोग्राम को लोड कर दिया, तो मेमोरी वेस्टेज हो गई। भाई हम कहते हैं ना कि भाई सीधी सी कहानी है कि व्यवस्था एक ही आदमी की कर रखी है और आप पूरा गांव ले गए। तो भाई जरूरत तो एक ही जने की थी, लेकिन आप पूरा गांव ले गए, तो कहते सब चलो कोई ना कोई को तो काम आ ही जाएगा। लेकिन वहां जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं क्या है, बिगड़ गई। भाई आज के समय में क्या होता है, पहले पहले के जमाने क्या होता था कि हम कहते हैं बारात जाती थी, तो बारात में पहले वो पूछते थे, भाई जी कितने आदमी लाओगे, बताते 500 थे, जाते 1000 थे। देखिए हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि वो हम धीरे धीरे, आप देखा होगा कि दाल गाड़ी से पतली होना शुरू हो जाती थी, है लास्ट में दाल पानी पानी बचता था। तो वह संख्या की कहानी। अब हम कहते हैं कि भाई व्यवस्था किसके अनुसार करो, जरूरत के अनुसार, कि भाई जिस मॉड्यूल की जरूरत है उसको मेमोरी में लाओ। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम में पर्टिकुलर प्ले कर रहे हो, आगे बैठो मैडम, तीनों आगे बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ, बढ़िया है ना, तीनों साथ में बैठ जाना आगे। आ जाओ, आगे बैठ, आगे बैठने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ आ जाओ, आ जाओ आगे सारे। हम्म, देखो समझो, देखो यहाँ पे डायनेमिक लोडिंग में प्रोग्राम को कहाँ लोड किया जाता है, मेन मेमोरी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। अरे आ जाओ आगे। और ये चीज तो मैं आपको पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, मेरी क्लास में आगे बैठा करो। हम्म, और नहीं, अगर नहीं बैठना है तो मेरी क्लास में बैठा ही मत करो। अरे यहाँ पे सबके लिए है, आप सबके लिए। भाई जो अब क्या मतलब, बातें करो, बातें हम आपस में करें, क्या मतलब है, क्या बातें नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ, क्या मांग रहे थे, कौन मांग रहा था, तीनों से बोतल मांग रहा था। अरे मेरे को तो गलत कभी लगता ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ, स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग में अंतर क्या होता है, तीनों में से कोई भी बता दो। अरे ये तो पागल है सब। मैं क्या कह रहा हूं, हमारी घर सर ये बातें कर रहा है, ये कर रहा है तो मरने दो इसको, हम नहीं करने चाहिए। साहब ये कुएं में पड़ रहा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें खुद को पास होना है। मैं बता रहा हूं, आप दुनिया के सबसे सेल्फिश इंसान बन जाओ अगर आपको पास होना है तो। कि कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई सहेला काम नहीं आता, ये सच बता रहा हूं मैं। और जब तक आपके दोस्त आपकी बुराई नहीं करेंगे ना, जब तक आपके दोस्त आपके बुराई नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। अपने आप को बड़ा समझ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है, हम भी देख लेंगे, रिजल्ट आएगा तब, जब तक वो ये लाइन नहीं बोलेंगे ना, तब तक ये मान के चलिए कि वो आपसे ठीक है खुश नहीं है।
ठीक है, आपको लगता है कि साहब साथ निभाने वाले कोई नहीं है। आज के समय में वो जमाना भी चला गया, तुम कहो तो हाँ, तुम कहो तो ना, वो होता है ना, पहले मैं सातों जन्म तुम्हारा साथ दूंगी, आजकल वही नहीं दे रहे साथ। वह भी आजकल थोड़े दिन बाद में आई विल सी यू इन कोर्ट है। तो हम अपने, देखो मैं कह रहा हूं कि मजा आएगा जब जैसे तीनों के तीनों साथ में सेलेक्ट हो गए ग्रुप। जैसे अभी कई जन ने सूचना सैक में शाम को आया करो, आप कभी शाम को 7-8 बजे आया करो, जब मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ मेरे पास में 8-10 जने हमेशा बैठे रहते हैं। ठीक है, सब कौन, जैसे सूचना सैक, हम सब 10 के 10 जने थे, 10 में से 8 लग गए, 2 को इस बार लगा देना। ये मजा है कि हम क्या 10 थे, 10 के 10 फेल हो गए। ये मजा नहीं है ग्रुप। अब जैसे आपकी क्लास में एक जना है, मैं आपको बताऊंगा, अभी वो नहीं आया है। ठीक है, वो डेली रिग्रेट करता है कि साहब हमारे 6 में से मैं एक जना बचा हूं, 5 नौकरी लग गए, रिग्रेट होता है। ठीक है, अब वो एक जना वो सोचता है मेरे में क्या कमी है, जबकि वो पढ़ता बहुत है। ठीक है, मतलब बहुत सारी जने हैं जो पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ, देखिए हम अपना समय, अभी मैं कह रहा हूं ना, अगले 2 महीने दुनिया के सबसे सेल्फिश बन जाओ। ठीक है, अब जैसे मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ वाले सब कहते थे कलेक्टर बन जाएगा, ठीक है, पढ़ ले क्या हो जाएगा। मुझे मेरे दोस्तों से मुझे छुप कर पढ़ना पड़ता था। ठीक है, मैंने कई जगह, कई बार ऐसा होता था मेरे साथ, और मैं कमरे में, मैं क्या बंद कर जाऊं, मेरे को बाहर से ताला लगा जाना, ताकि दुनिया को लगे कि कोई है ही नहीं यहाँ। और रीजन है कि आज मैं उन सब से बहुत आगे हूं। ठीक है, बहुत आगे हूं, क्यों? क्योंकि मैंने उस समय उनका साथ छोड़ा, लेकिन आज वो सब मेरे साथ हैं। ठीक है, आज सब साथ वापस आ गए, क्योंकि सब अपने अपने काम धंधे कर रहे हैं। लेकिन सबको सफल होना बहुत जरूरी है। देखो हमेशा मैं ये कहता हूं, खुद सफल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथ में सब सफल हो। ठीक है, आज के समय में हम कहते हैं ना कि जैसे ये 12वीं के बाद में ये जो आरएस और आईएएस की कोचिंग करने आए हैं, ये कोई भी आरएस और आईएएस वाला नहीं बना, लेकिन इनको कोचिंग वालों ने 3 साल का वो माहौल दे दिया जो कॉलेज में माहौल इनको नहीं मिलता था, इसलिए अब बढ़िया आरएस की तैयारी चल रही है। लेकिन वो तैयारी नहीं कर रहे, उनको कौन सा माहौल चाहिए? कॉलेज वाला। अब तो एक बीटेक वाले से पूछना, जो बीटेक स्टूडेंट है, आपकी क्लास में भी होंगे कुछ स्टूडेंट, उस बीटेक वाले से, उसने वो 4 साल सब कुछ सहा है क्या? 4 साल वो जिंदगी में सब कुछ कर चुका है जो करना चाहिए था। ठीक है, प्यार, धोखा, दोस्ती, यारी, सब देख लिया उसने। अब उसके लिए 4 साल बाद में ये सब चीजें क्या लगती है? कचरा। ठीक है, उसको लगता है कि अब मैं पढ़ लूं, 4 साल नहीं पढ़ा लेकिन कम से कम अब तो पढ़ लूं। अब लेकिन क्या होता है, जो कॉलेज गए ही नहीं कभी, उनके लिए वो सब जगह बन गई, आज के समय में क्या बन गई? कोचिंग। ये सच है। अब उन्होंने कॉलेज लाइफ जी नहीं, अब वो कॉलेज लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं कहां पर? कोचिंग में। जबकि यहां जीना नहीं है ये लाइफ। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोग देखो, मैं बार बार क्यों तुम्हें समझाता हूं तुम नौकरी लग जाओ, मेरा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है आपकी नौकरी लगने से। कि मैं अपने हम कहते हैं नहीं कि आदमी मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं किसी भी काम को मैंने जिंदगी भर के लिए नहीं सोच रखा। कई लोग होते हैं ना कि साहब जिंदगी भर कमाएंगे, काहे को कमाएंगे जिंदगी भर? देखिए, थोड़े से टाइम पे काम करो और इतनी मेहनत करो कि जिंदगी भर का एक साथ कमा लो। देखिए, एक साथ कमा लो। देखिए, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, और एक बार मेहनत करो, मेरे कहने से एक बार पूरी तरह से समर्पित, डेडिकेटेड हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर। 1-2 महीने की बात, 2 महीने 3 महीने बचे हैं। अगर 23 अगस्त को डेट अगर हो जाती है तो मुश्किल से 3 महीने। ठीक है, 100 दिन ऐसे जियो जैसे जिंदगी में कभी नहीं जिए। ठीक है, 24 घंटे भी कम पड़ जाए पढ़ाई को लेकर। ठीक है, 24 घंटे भी पढ़ाई को कम पड़ जाए। आपको मैंने कई बार समझाया कि पढ़ाई के समय में से अन्य कार्यों के लिए समय निकालना है।
ठीक है, अन्य कार्यों में से पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालना है। ठीक है, फोन वोन सब त्याग करके अभी 3 महीने डेडिकेट होके पढ़ लो। कौन सा एग्जाम है जिसमें 40% लाते ही नौकरी लग रही है? आज के समय में कंपटीशन कितना टाइट हो गया है, ठीक, कितना टाइट कंपटीशन हो गया है। और इस बार तो बहुत अच्छा मौका है जहां पद भी अच्छे खासे हैं, कंपटीशन भी कम है और लोग तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी कर रहे तो वो कहां तक करेंगे? महासागर जितना सिलेबस है, कहीं ना कहीं उन किसी न किसी को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने इसलिए आपको कहा कि पेपर 1 स्कोरिंग है तो लिमिटेड सा सिलेबस है। हिस्ट्री कल्चर के 15 सवाल, 9वीं 10वीं की किताब खत्म, 15 के 15 सही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ्स में से 50 में से 35-40 तक खींच दिए, हो गया पहला पेपर तो पास। ठीक है, ज्योग्राफी तुम पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी कौन सी फैक्चुअल आ रही है। ठीक है, आप हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी के 30 सवाल है, इनको अच्छे से कर लो। जनरल साइंस तो सिंपल सी होती है। ठीक है, जो कोई नया पार्ट है नहीं, साइंस देखनी है तो एलडीसी की साइंस देखो, वो है खतरनाक साइंस है एलडीसी वाली साइंस। हमारे तो वही ले दे के रोग, ठीक है, रक्त, वही बार बार आ रहे हैं। ठीक है, इसका सिंपल तो थोड़ी सी देखो, अभी 2-3 महीने की बात है, ये लास्ट, हम कह रहे हैं लास्ट, हम कहते हैं कि जो किसी अभी भी जिसको भी भरोसा नहीं है, ठीक है, वो भी कर सकता है। अब जैसे कल परसों देखो, कल स्टेटमेंट देखो रजत पाटीदार का, जो आरसीबी का मैच हुआ है, कि रजत पाटीदार ने कहा कि ठीक है, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन दिस मैच, हम इस मैच को जीतने का कभी सोच भी नहीं रहे थे, कि भुवनेश्वर कुमार पे कभी किसी ने भरोसा नहीं किया और आके छक्का मार गया हो। तो हम अभी भी 100 दिन है, ठीक है, ये 100 दिन, 24 घंटे, ठीक है, घंटे में 60 मिनट, 60 सेकेंड, 60 मिली सेकेंड, और 100 दिन में से हम कहते हैं डेली की डेली केवल हर सब्जेक्ट, मैं कह रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, लेकिन जो पढ़ा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे देख लो कि भाई मुझे पहले इनको टारगेट करना है, और आराम से नौकरी लग जाएगी, फिर आराम से बढ़िया 1 बजे खेल घंटी होने के बाद आज आप बातें करेंगे, 1 बजे छुट्टी, ठीक है, 1 बजे से लेकर जब तक मर्जी हो तब तक गांव के उजाड़ में बैठ के बातें करो, है? तड़ाई में बैठ के बातें करो, है? कोई नहीं बोल ले, सच बात है ये। अभी 15 तारीख से ग्रीष्मकालीन अवकाश हो रहा है, 1.5 महीने 45 दिन के करीब करीब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां है। मैं बता रहा हूँ अरे जनगणना काय की जनगणना, वो सब पता है, जहां जनगणना जाओ वहां घंटे भर बैठ जाओ, है कि साहब मैं जनगणना गया था, उसकी बकरी लेने गया हुआ था, वो पता नहीं। देखो, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ी चीज क्या है? एक बार प्रोबेशन पूरा हो गया, उसके बाद में अगर आप कोई कांड ना करो तो कोई हटा ही नहीं सकता। छोटी मोटी रिश्वत में इनमें तो कोई भी नहीं मरता, ठीक है, बहाल हो जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे और नहीं तो क्या होता है, अगर आपको नौकरी नहीं जाना ना, तो गायब हो जाओ, गायब मतलब 5-7 साल गायब हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा आपकी तनख्वाह नहीं आएगी, कारण बताओ, नोटिस आते रहेंगे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, और लास्ट में अगर आके ज्वाइन कर लो, बस 5-7, अपना जो भी काम अभी आपके पास में ये है कि ये होते ही लग जाओ कौन सी वैकेंसी पे, यू आर हो। हाँ, अरे स्कूलें बंद, तुम्हें स्कूल बंद से क्या मतलब है? तुम्हारी 3600 सीटें हैं, जिनमें उनकी बात करो बंद हो रही है, उससे क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हारे जैसे जाएंगे तो बंद ही करवाएंगे, हैं? और क्या है? हैं? पुराने लोग क्या थे, पुराने लोग क्या थे, बंद क्यों करवाए? हैं? पहले क्या होते थे, स्कूलों में बच्चे आते थे, बच्चे आए, गुरु मार साहब पढ़ा दो, है? है? ला तू तो बोल कौन से कलर की है? मार साहब पहले ऐसे थे। अब यंग टीचर आ गए, अब स्कूलें देखो, महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन नहीं होता, महात्मा गांधी स्कूल सारी फुल है, तुम्हें महात्मा गांधी में जानना है, देखिए बढ़िया है, देखो नौकरी लग जाओगे बढ़िया है, और आपका जीवन देखो एकदम आनंद,
आप सोचो 8वां वेतन आयोग लगते ही आपकी तनख्वाह 1.5 गुना होने वाली है। पे अभी लगभग 50, अभी प्रोबेशन के बाद लगभग 50,000 मिलते हैं, तो बाद में देख लो कि आपके लगभग आपके 15-20 हजार रुपए और बढ़ जाएंगे। तो इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे फिर तुम? है देखो, है लिखो, है लिखो, है और क्या है, देखो, है नौकरी लगनी है तुम्हें, है देखो। और सोचो, ठीक है, 20-21 साल की उम्र में अगर तुम नौकरी लग गए, मान लो किसी की ज्यादा उम्र 25, अंडर 25 साल की उम्र में लग गए, तो आराम से जिंदगी जीने का समय मिलेगा। ये नहीं तो बाद में बुढ़ापे में जाके नौकरी लगे तो फिर उस पैसे का करोगे क्या? ठीक, अभी अगर बाद में नौकरी लगे, आराम से बढ़िया गोवा वोवा घूमो, जिंदगी काटो, है देखो, है और क्या जिंदगी है तुम्हें लगता नहीं कि यहाँ है? देखो समझो, है देखिए, लिखो डायनेमिक में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन धीमा होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन धीमा होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन धीमा होता है। भाई आप पहले लोड करेंगे तो उसमें क्या लगेगा? समय। भाई जैसे भाई प्रोग्राम को मेन मेमोरी, भाई सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना है, तो लाने में समय क्या लगेगा? ज्यादा। भाई सीधी सी कहानी है। एक तो अगर बात करें जिसपे ऑपरेशन करना है, उस आदमी को ऑपरेशन थिएटर में पहले ही डाल दो, डॉक्टर आएगा आते ही कार्यक्रम शुरू। और यही एक बात है, पहले डॉक्टर आ जाए और फिर डॉक्टर कहे कि भाई बुलाओ, देखे, तो फिर वो समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा? धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डायनेमिक में, मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी का उपयोग मेमोरी का उपयोग किफायती होता है। मेमोरी का उपयोग किफायती होता है। तो याद रखिए कि अब देखो, जैसे आपकी डायनेमिक लोडिंग हो रही है तो लिंकिंग भी कैसे करनी पड़ेगी? डायनामिक। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक लोडिंग में डायनेमिक लोडिंग में डायनेमिक लोडिंग में ऐसे लिखो, डायनेमिक लोडिंग के अनुसार डायनेमिक लोडिंग के अनुसार डायनेमिक लिंकिंग होती है। डायनेमिक लिंकिंग होती है, मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि जब एग्जीक्यूशन करोगे तभी है। तो याद रखना कि आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि अधिकतर, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, वो किसका यूज करते हैं? डायनामिक लोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अधिकतर जो भी आजकल हम जितने भी आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उन सभी में डायनामिक लोडिंग का यूज होता है, कि भाई जब जरूरत हो, जब डिमांड हो, तभी प्रोग्राम के मॉड्यूल को क्या कर दिया जाए? लोड कर दिया जाए। भाई आपने देखा होगा, जैसे आपको गाना सुनना है तो गाना सुनना है तभी तो प्रोग्राम को लोड किया जाए, पहले लोड करने का क्या मतलब है उस प्रोग्राम का? ठीक है, आपको बाद में पता हम सुनना ही नहीं चाह रहे, आपने कोई गाना प्ले ही नहीं किया और आपने पहले ही लोड कर दिया। अब जब पहले ही लोड कर दिया तो उस केस में, ठीक है, उस केस में उस मेमोरी का यूटिलाइजेशन क्या हो गया? खराब हो गया। कि भाई वो मेमोरी हो सकता था कि उस प्रोग्राम के लिए हम यूज कर सकते थे जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये आपको दो ही चीजें याद रखना है। तो याद रखना, हमेशा जब भी प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन सी मेमोरी में होता है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन सी? मेन में। मेन मेमोरी का तात्पर्य किससे?
किससे होता है? रैम से। ठीक है, आपके रैम में किसी भी प्रोग्राम को लोड किया जाता है, इसलिए आपके रैम को सीपीयू की आपकी वेटिंग मेमोरी कह सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोडिंग। क्या कहते हैं? लोडिंग। लोडिंग का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मॉड्यूल के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? लोडर। लोडिंग कितने प्रकार की होती है? दो। ठीक है, एग्जीक्यूशन शुरू होने से संपूर्ण प्रोग्राम को पहले ही लोड करना क्या कहलाता है? क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक लोडिंग में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तेज होगा या धीमा होगा? मेमोरी यूटिलाइजेशन सही है या खराब है? ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक लोडिंग के अनुसार प्रोग्राम के मॉड्यूल को लिंक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टैटिक लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, वेब प्रोग्राम के विभिन्न मॉड्यूल को आपस में लिंक करने वाला एक सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, जिसे क्या कहते हैं? लिंकर। क्या कहते हैं? लिंकर। लिंकर के द्वारा प्रोग्राम के मॉड्यूल्स को आपस में लिंक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिंकिंग। क्या कहते हैं? लेकिन लिंकिंग कितने प्रकार की होती है? दो। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? ठीक है, स्टैटिक लोडिंग के दौरान जो आपकी लिंकिंग होती है वो कौन सी? स्टैटिक। और डायनेमिक लोडिंग के दौरान जो होती है वो कौन सी? डायनेमिक। अब यहां पर एक चीज समझो कि आजकल जो मेन मेमोरी यूज कर रहे हैं, उस मेन मेमोरी के अंदर ठीक है आपके प्रोग्राम्स भी होते हैं और प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है कि जब भी कोई सीपीयू किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। पूरे प्रोग्राम को फैच नहीं करता, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? फैच करता है। और वो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है प्रोग्राम की किसी मेमोरी में, जो कि फिजिकल मेमोरी है, जिसे क्या कहा गया? रैम। लेकिन आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को जैसे लोड कर दिया, लेकिन प्रोग्राम के साथ में डेटा, आप गाना बजाना चाहते हो तो गाना बजाने के लिए गाना भी तो चाहिए, प्रोग्राम से क्या होगा? तो इसलिए यहां पर आपका एक कंसेप्ट आता है, और उस कंसेप्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट यहां पर आपका यूज होता है जिसे एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं, कि आपका कोई भी जो प्रोग्राम है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एड्रेस बाइंडिंग कैसे हो सकती है। तो नॉर्मली देखो, समझो कि मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है, ये ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आपका हो सकता है। तो बताओ, प्रोग्राम में केवल एक इंस्ट्रक्शन होती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है? क्या आपने पढ़ा होगा कि किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम में I1 है, I2 है, I3 इंस्ट्रक्शन है, I4 इंस्ट्रक्शन है, I5 हो सकती है, I6 हो सकती है, I7। भाई जैसे आज हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा सी का प्रोग्राम लिखा तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी न किसी आपके निर्देश की व्याख्या करता है कि क्या करना है, तो ये आपका है। अब ये आपकी इंस्ट्रक्शंस आपकी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं आपका है, तो ये आपका कह सकते हैं कि जैसा अवेलेबल, ठीक है, इन एड्रेस। ठीक है, 20, ये 20 पर अवेलेबल है, ये 40 पर अवेलेबल है, ये 60 पर अवेलेबल है, ये मान लो 80 पे अवेलेबल है, ये 100 पर अवेलेबल है, ये 102 पर अवेलेबल है, ये 104 पर है। आप सभी को पता है कि मेमोरी में कोई भी डेटा निर्देश नाम के स्थान पर एक यूनिक नंबर से जाना जाता है, और वो यूनिक नंबर कौन सा कहलाता है? एड्रेस। ठीक है, अगर आपको याद हो तो सीपीयू रजिस्टर्स केवल क्या होल्ड करते हैं? एड्रेस। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, जहां से डेटा को फैच करना है, रीड करना है, राइट करना है। ऐसे पीसीआर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन, अगले सीपीयू द्वारा निष्पादन होने वाले अगले निर्देश के मेमोरी एड्रेस को कहां रखा गया? पीसीआर। तो ये सब जो एड्रेस है, देखिए हम कहते हैं मेमोरी में कोई भी चीज नाम से नहीं जानी जाती, कि कोई भी आपके निर्देश को कभी भी नेम से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। ठीक है, ईच एंड एवरी डेटा इन इंस्ट्रक्शन की जब भी बात होगी तो एड्रेस से होगी। अब हम एड्रेस को एसोसिएट करना चाहते हैं कि इस निर्देश, हमने कहा प्ले, लेकिन किसको प्ले करें?
तो वो डेटा चाहिए, हम कहते हैं कॉपी, किसको कॉपी करें, डेटा। तो उस निर्देश को उस डेटा के साथ एसोसिएट करना, ठीक है, वो आपका कहलाता है क्या, एड्रेस बाइंडिंग। और ये एड्रेस बाइंडिंग आपके तीन समय पे हो सकती है, या तो लोड करते समय, कंपाइल करते समय, या रन करते समय। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले एड्रेस बाइंडिंग का मतलब। प्रोग्राम के निर्देशों को, प्रोग्राम के निर्देश, ऐसे लिखो, प्रोग्राम के निर्देश तथा प्रोग्राम के निर्देश तथा डेटा को फिजिकल मेमोरी, भौतिक मेमोरी, फिजिकल मेमोरी कौन होती है, रैम, फिजिकल मेमोरी लोकेशन, फिजिकल मेमोरी लोकेशन के साथ फिजिकल मेमोरी लोकेशन के साथ फिजिकल मेमोरी लोकेशन के साथ संदर्भित करना, एसोसिएशन करना, एसोसिएशन करना एड्रेस बाइंडिंग कहलाता है, एड्रेस बाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि एसोसिएट द एड्रेस एंड डेटा विद फिजिकल मेमोरी लोकेशन इज नॉन एज एड्रेस बाइंडिंग। अब ये एड्रेस बाइंडिंग जो होती है कब कब हो सकती है, जिसमें तीन तरह की कैटेगरीज होती है, जिसमें पहली एड्रेस बाइंडिंग होती है, उसे आपका कहा जाता है कंपाइल टाइम एड्रेस, आपका क्या कहते हैं, बाइंडिंग। देखिए एग्जाम में ये देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी एड्रेस बाइंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए सबसे पहला जो आपका यूज किया गया है आपका यहाँ पे कंपाइल टाइम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जा रहा है और उसी समय आपके उस लोकेशन के साथ में उसका एसोसिएशन कर दिया गया है, ठीक है, वो आपके एड्रेस बाइंडिंग कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो इसमें हम कहते हैं कि साहब एड्रेस कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो एड्रेस यहां पहचान करने वाला कौन होता है, लोडर। लोडर पहले से उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके रखता है जिस जगह पर किसी निर्देश को क्या करना है, लोड करना है, या कहां डेटा को आपका लोकेट करना है। तो ये जो एड्रेस बाइंडिंग होती है वो कौन सी एड्रेस बाइंडिंग कहलाती है, कंपाइल्ड है। क्वेश्चन बनने की कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग करने वाले के या फिर कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग को परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइल टाइप एड्रेस बाइंडिंग को कब किया गया है, लोडिंग के टाइम पे। और लोड करने का काम कौन करता है, लोडर। तो ये एड्रेस बाइंडिंग का ऑपरेशन भी कौन परफॉर्म करेगा, लोडर। तो लिखो सबसे पहले कंपाइल टाइम, इस टाइप की या इस प्रकार की, इस प्रकार की एड्रेस बाइंडिंग को, इस प्रकार की एड्रेस बाइंडिंग को एड्रेस बाइंडिंग को एक प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम को मेमोरी में, एक प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के बाद, एक प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के बाद किया जाता है।
अरे क्या लिख दिया तुमने? आफ्टर क्यों लिखा? हम्म? ये कंपाइल टाइम की बात है? देखो, वापस से लो। इस प्रकार की एड्रेस बाइंडिंग को, इस प्रकार की एड्रेस बाइंडिंग को कंपाइल कर रहे हो ना, तो कंपाइल करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपाइलर। इस प्रकार की एड्रेस बाइंडिंग को कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। कंपाइलर के द्वारा किया जाता है तथा तथा इसे इसे एक प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने से पहले किया जाता है। मेमोरी में लोड करने से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर को आप लोग सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद, ठीक है, हम कहते हैं कि आप उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करेंगे। तो लेकिन उस मेमोरी में लोड करने से पहले ही एड्रेस बाइंडिंग करने का कार्य कंपाइलर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ कौन इंटरेक्ट करता है? कंपाइलर। ये याद रखना चाहो तो कंपाइलर इंटरेक्ट विद, देखिए, मेमोरी मैनेजर। ठीक है, मेमोरी मैनेजर, मैनेजर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेमोरी मैनेजर होता है और उस मेमोरी मैनेजर के साथ में कौन आपका इंटरेक्ट करता है? कंपाइलर। कंपाइलर कहता है कि भाई हम फिजिकल मेमोरी में अपने प्रोग्राम को, ठीक है, लोड करना चाहते, और इसलिए उस फिजिकल मेमोरी की लोकेशन के साथ में इंस्ट्रक्शन और डेटा के एड्रेस के साथ में एसोसिएशन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें यहां पर आपके एड्रेस की बाइंडिंग की आवश्यकता है। तो एड्रेस बाइंडिंग करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजर के साथ में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। और यहां पर इंटरेक्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैनेजर होता है, वो कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग के लिए उसे जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी ये। बताओ, कंपाइल यहाँ पे मेमोरी मैनेजर कौन कहलाता है? ठीक है, MMU। आपने नाम सुना है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अरे सुना है क्या? ये आपकी मेमोरी मैनेजर होता है पूरा, कि पूरा का पूरा मेमोरी का मैनेजमेंट करने के लिए जिम्मेदार यह है। तो याद रखना, देखो हमेशा याद रखना, बिफोर लोडिंग ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के लोड करने से पहले डेटा और निर्देश को फिजिकल मेमोरी के साथ में एसोसिएट करने की प्रक्रिया कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी? कौन सी? कंपाइल टाइम। और कंपाइल टाइम बाइंडिंग किसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी? किसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी? कंपाइलर। अब कंपाइलर ने पहले ही यूज किया। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर यूज होता है, जिसे हम किस नाम से टाइम कहते हैं? लोड टाइम। ठीक है, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं। तो याद रखिए, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं। तो लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग का मतलब है कि प्रोग्राम को कहां लोड कर दिया गया है? मेमोरी में। अरे कहां लोड कर दिया गया है? मेमोरी। तो यहाँ एड्रेस बाइंडिंग जो होगी वो कब होगी? पहले या बाद में? बाद में। पहले तो कंपाइल टाइम पे, और बाद में जो होगा वो कौन सा होगा? लोड टाइम पे। तो लिख लो इसमें बस एक पॉइंट। इस प्रकार की लोडिंग को इस प्रकार की लोडिंग को एक प्रोग्राम को
एक प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के बाद एक प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के बाद किया जाता है, लोड करने के बाद किया जाता है। एक और पॉइंट लिखो इसमें, इसे इसे लोडर द्वारा इसे लोडर द्वारा किया जाता है, इसे लोडर द्वारा किया जाता है। तो यहां पर इसे हम कहते हैं कि किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लोडर। तो ध्यान रखो कि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने से पहले एड्रेस जो बाइंडिंग होती है वो कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी, कंपाइल्ड है। कंपाइल्ड एड्रेस बाइंडिंग के लिए कौन आपके मेमोरी मैनेजर के साथ में इंटरेक्ट करता है, कौन करता है, कंपाइलर। प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के बाद जो एड्रेस बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, कौन सी, लोड टाइम। लोड टाइम को परफॉर्म करने वाला कौन होता है, लोडर। एड्रेस बाइंडिंग का मतलब होता है कि क्या होता है कि डेटा और निर्देश को फिजिकल मेमोरी की लोकेशन के साथ में एसोसिएट करना क्या कहलाता है, एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद में अगला देखो, ठीक है, नेक्स्ट जो एड्रेस बाइंडिंग आपकी होती है जिसे हम जनरली कौन सा कहते हैं, डायनामिक। तो हम कहते हैं कि या तो हम कह सकते हैं डायनामिक कह सकते हैं, या ठीक है, क्योंकि आपके लेट बाइंडिंग के नाम से भी यहां पर जाना जाता है इसे, डायनेमिक, या फिर आपकी कौन सी कह सकते हैं, रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, आपका रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो यहां पर एक डायनेमिक या रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग आपका अगला भाग आता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इस बाइंडिंग को तब तक के लिए पोस्टपोन्ड किया जाता है जब तक प्रोग्राम का क्या नहीं हो जाता, एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता। कि वो ये कहता है कि जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक इस एड्रेस बाइंडिंग को क्या करके रखो, पोस्टपोन करके रखो। ठीक है, और ये एड्रेस बाइंडिंग खुद कौन परफॉर्म करता है, प्रोसेसर। कौन परफॉर्म करता है, प्रोसेसर। आगे हम पढ़ेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, वो सब आपका पढ़ेंगे, पेजिंग और सेगमेंटेशन का पार्ट। तो प्रोसेसर कहता है मैं खुद एड्रेस बाइंडिंग करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां जब प्रोसेसर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर क्या करता है, जंप भी करता है। कि हम कहते हैं कुछ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन भी होते हैं, जंप ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं। तो बोले कि इसको डिले कर दो, डिले कब तक कर दो, जब तक प्रोग्राम का क्या नहीं हो जाता, एग्जीक्यूशन। इसलिए हमें इसे लेट आपका एड्रेस बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, इस एड्रेस बाइंडिंग को इस एड्रेस बाइंडिंग को इस एड्रेस बाइंडिंग को एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक पोस्टपोन्ड किया जाता है। अगर पोस्टपोन्ड होना, पोस्टपोन्ड का मतलब अभी नहीं होगा, बाद में होगा, देरी से। ठीक है, अभी निर्धारित समय पे नहीं है। जैसे एक तो होता है रद्द होना, रद्द होने का मतलब वो कभी नहीं होगा। पोस्टपोन का मतलब अभी नहीं होगा लेकिन कब होगा, बाद में होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना 22 और 23 तारीख को होने वाला एग्जाम रद्द हो गया है, है? तो रद्द हो गया मतलब तो क्या हो गया, बर्बाद हो गए है? क्या क्या करता, यही तो उधर कई बार सरकार क्या आती है, सरकार ऐसे ही तो आदेश निकालती है, अपर्यायी कारणों से। ठीक है, यह बढ़ती स्थगित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप जैसे होता है ना, आज वो चल रहा था अपर्यायी कारणों से नीट परीक्षा क्या की जाती है, रद्द की जाती है। तो भाई
मतलब भगवान जाने क्या सिस्टम बन गया है पेपर का ऐसा। अब ये जो भजन लाल साहब मतलब ऐसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पहले पेपर लीक होकर भी कट ऑफ 60% जाती थी, अब नहीं होकर भी 80% 85% जा रही है। ठीक है, मैं सूचना साइक में तो मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है। अरे यही तो, अब वो माथुर साहब पकड़े गए हैं ना। माथुर साहब क्या कर रहे हैं, मैं 2013 की भर्तियों में करता था, उसके बाद में नहीं करता। तो ऐसी बात करता, मुर्गी ने पहले अंडे देती थी, अब अंडे देने बंद कर दिए हैं। ऐसी बातें करते हैं ये लोग हैं। ठीक है, तो ये नीट वाला तो बहुत ही बुरा घपला हुआ है, मतलब ये गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ ये क्या करते हैं, जब तक मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसके लिए कठोर कानून नहीं बनेगा। और कठोर कानून बनने के साथ साथ में, ठीक है, दो चार बढ़िया वाले एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे। अबे इन लोगों को पता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आरोप लग गया तो पहले से बेल ले आते हैं, पहले ही ले आते हैं। ठीक है, उनको पता चलता है ना कि मेरा नाम मानने वाला पकड़ने वाला है, पहले ही वो कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल आती है जो वो ले आते हैं, बाहर घूम रहे हैं इतने दिन में तो बाहर भाग जाते हैं, दुबई भाग गए, कहीं और भाग गए। देखिए, और जबकि मरता कौन है, कोई प्यादा। देखिए अब ये देखो, बाबूलाल कटारा जी ने कितने सारे पेपर लीक किए हैं। ठीक है, एक बार बीच चौराहे पे, देखिए, फांसी लटका दो, आ- जिंदा जला दो, अगली बार कोई सोचे। लेकिन पता है ना कि क्या पे, अब सबको पता है कि भाई यहाँ पर क्या है। भाई मान लो कि 100 करोड़ का घोटाला किया, उसको चुकाना है तो पूरी जिंदगी लगी। भाई 100 करोड़ का लोन लिया, तुम डिफॉल्टर घोषित हो गए, उसे चुकाना है तो पूरी जिंदगी तुम्हें गधों की तरह काम करना पड़ेगा। और 100 करोड़ का घोटाला कर लो, 7 साल की जेल है, वापस आ जाओ। ठीक है, तो भाई एक तो पूरी जिंदगी किस्त भरो, और एक 7 साल मौज गार्ड के वापस आ जाओ। कौन सा डंडे मारते हैं इनको है? विशेष स्कीम तो क्या है? अब देखो ना, सब नीरव मोदी, ललित मोदी सब भाग गए हैं, विजय माल्या सब भाग गए हैं। क्या हुआ है? अब मैं नहीं बोल रहा, ये तो देखो देखो सब है, देखो समझो है। अब जैसे माइक क्या फर्क पड़ता है? अब जैसे है ना, अभी क्या हुआ, सुबह सुबह राजा साहब ने भाषण दिया कि डीजल की कटौती के लिए, क्या नाम है, गाड़ियां कम से कम चलाए, शेयरिंग पे चलाए। और शाम को अगर बात करें, ठीक है, 100 गाड़ियों का काफिला लेकर यात्रा कर रहे हैं, गुजरात के अंदर रैली निकाल, रोड शो कर दिया। तो 100 गाड़ियां वहां क्या जरूरत है? ठीक है, नेताओं को भी सबको वर्क फ्रॉम होम दे दो। है? अच्छा इलेक्ट्रिक पे है। अच्छा इलेक्ट्रिक पे है। तो बिजली बिजली की खपत हो रही है, बिजली की भी खपत हो रही है। देखो समझो, ए, ध्यान ध्यान रखिए, ये है कि देखो क्या होता है कि इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये तो हम मिडिल क्लास और नीचे वाले लोगों पे असर पड़ता है। इन्हें कोई भरोसा नहीं है, कह देंगे आज आज से अगर 7 दिन के लिए यातायात सारी व्यवस्थाएं बंद। एक भाषण देना है इनको कि आज से धारा 144 लागू है, तो कुछ भी कह सकते हैं कि ये मरेंगे तो हमारे जैसे लोग हैं। देखो समझो है, देखो लिखो है, लिखो 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 है क्या। बस की जरूरत थी क्यों, अगल बगल में रहा करो। है जरूरी थोड़ी है दूर रहना है, अगल बगल में रहो। है लिखो जल्दी से, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग, रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग को रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग को प्रोसेसर द्वारा, रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग को प्रोसेसर द्वारा किया जाता है।
रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग को प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें हम कहते हैं कि याद रखना चाहो तो इसे लेट एड्रेस बाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज दिस एड्रेस बाइंडिंग, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इस एड्रेस बाइंडिंग का क्या होता है, उपयोग होता है। देखो यहाँ पे क्योंकि आपके जब एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी लोकेशन निरंतर बदलती रहती है, तो यहाँ पे निरंतर अगर आपकी लोकेशन बदलती रहेगी तो बार बार आपके एड्रेस बाइंडिंग के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसकी वजह से प्रोसेसिंग स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि बार बार कंप्यूट करने की बजाय आपके एग्जीक्यूशन के दौरान ही कर लिया जाए, प्रोसेसर आपका यहाँ पे परफॉर्म कर लेता है, उसको हम कौन सी एड्रेस बाइंडिंग कह सकते हैं, ठीक है, लेट। तो याद रखना एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। तो ये एड्रेस बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, तीन है। कितने प्रकार, तभी तो कह रहा हूं कि कितना ही पढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है। तीन बताया, अभी दो बता रहे हो है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहली कौन सी, कौन करता है, एग्जीक्यूशन, यहाँ पे लोड करने, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने से पहले या बाद में, ठीक है, बाद में जो करे तो कौन सी, कौन सी, लोड टाइम। लोड टाइम कौन करता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन के पूर्ण होने तक डिले की गई है, कौन सी, रन टाइम। रन टाइम किसके द्वारा की जाती है, कौन से, प्रोसेसर। बस ये, ठीक है। इसके बाद में इसका जो लास्ट टॉपिक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसे हम कहते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, मेमोरी प्रबंधन तकनीकी या मेमोरी प्रबंधन विधियां, देखिए। अगला जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना ही रहती है, कि आपकी मेमोरी मैनेजमेंट का किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे देखो, मेमोरी का प्रबंधन करने की कौन कौन सी आपकी विधि होती है। तो यहाँ पे देखो, आपके पास में मेमोरी जो है वो दो तरह से हो सकती है भाई। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका मेमोरी वाला जो पार्ट आपका होता है, वर्गीकरण हम कहते हैं कि दो तरह से मेमोरी आपका अलोकेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे समझो कि हमें एक तरह से सिंपल तरीके से हमें प्लॉट काटने हैं, तो हमारे पास 100 बीघा जमीन पड़ी है जो लगातार खाली पड़ी है, तो हम उस पे क्या करना चाहते हैं, प्लॉटिंग करना चाहते हैं। तो स्पेस खाली है, लगातार स्पेस हमारे पास में क्या है, खाली है। तो खाली स्पेस में हम कहते हैं एक आवासीय कॉलोनी काटना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो अलोकेशन आपका होगा, उस अलोकेशन को कहा जाता है, वो कौन सा अलोकेशन कहलाएगा, कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। कंटीजियस मतलब लगातार आपके पास में खाली स्पेस है, तो उसे मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि जगह जगह पर अवेलेबल है, ठीक है, जगह जगह पर खाली जगह अवेलेबल है, तो उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नॉन कंटीजियस, ठीक है, नॉन कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन कहते हैं भाई। हम कहते हैं कि मेमोरी का आवंटन करना चाहते हैं किसी प्रोसेस को, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है जिसे मेमोरी आवंटन की आवश्यकता है, और मेमोरी आवंटन हम या तो उस जगह करना चाह रहे हैं जहां पर स्पेस कैसा है, कंटीजियस, ठीक है। हो सकता है कि स्पेस आपका कंटीजियस है, ठीक है, और कंटीजियस में हम कहते हैं कि यहाँ पे जैसे सिंगल, ठीक है, हम कहते हैं सिंगल कंटीजियस, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। आपका जो मेमोरी ब्लॉक है वो आपका कैसा हो सकता है, सिंगल कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक हो सकता है। और या फिर हम कह सकते हैं कि सिंगल कंटीजियस का मतलब पूरा का पूरा खेत नाम कर दिया, वो है सिंगल कंटीजियस। लेकिन बोले कि इतना बड़ा खेत क्यों दे रहे हो, ठीक है, तो फिर बोले कि भाई इसके क्या बना लो, कौन सा बना लो, पार्टीशंस,
ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हो। ठीक है, पार्टीशन अलोकेशन किया जा सकता है। तो याद रखना, जैसे आप रैम यूज कर रहे हो, रैम एक खाली कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक है। पूरा का पूरा ब्लॉक आपका शुरुआत में कैसा होता है, खाली होता है। लेकिन फिर उसके बाद में आप अलग अलग तरह के मेथड आपके यूज किए जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस वाले नॉन कंटीजियस में जो कंसेप्ट यूज होते हैं, एक कंसेप्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, पेजिंग। और दूसरा जो कंसेप्ट यूज होता है उसे क्या कहा जाता है, सेगमेंटेशन। तो हम कहेंगे यहां पर दो अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो एग्जाम में देखो इनके बारे में डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन, पहला क्वेश्चन यही आता है, कौन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है, कौन सा नॉन कंटीजियस है, ये वाला। तो पहले नोट करो। वैसे हमारे यहीं तक आते हैं, लेकिन आगे एडवांस में जैसे आता है आपके, हो सकता है जैसे मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल पेजिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं सेगमेंटेड। ठीक है, सेगमेंटेड पेजिंग भी हो सकता है। या कई बार ऐसा भी बोल देते हैं, एक और वर्ड, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पेजिंग भी कह देते हैं। हो गया कॉपी पेस्ट। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे को खत्म, ओएस खत्म फ्राइडे को। हम्म, फिर नेटवर्किंग है, कर देंगे जब भी, कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो जाए।
सब भी करवाएंगे, जो करवाएंगे तो सब भी कर, जो चल रहे वो कर लो पहले। मेरा भाई, मुझे नेटवर्किंग में टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है नेटवर्किंग में, तो इसलिए ये हो जाए फिर उसके बाद नेटवर्किंग शुरू कर। एमएस ऑफिस पैरेलल में चल ही रहा है, तो मतलब एमएस ऑफिस मतलब 2-2 घंटे हम पढ़ते तो करीब करीब मुझे लगते हैं 15 15 दिन, 15 दिन या 16 दिन लास्ट। अब तो 30-35 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो मतलब ये है कि ये अभी 12 तारीख है ना, तो करीब करीब ये मानो कि इस महीने में एमएस ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ओएस इस सप्ताह हो ही जाएगा। नेटवर्किंग में इंट्रोडक्शन वाला जो डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट और नेटवर्किंग के जो बेसिक कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएंगे, हो जाएगा ना। जैसे एमएस ऑफिस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं नेटवर्किंग की क्लास और बढ़ा दूंगा, 3 घंटे, 3 घंटे नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो आराम से हो जाएगा। देखिए मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी में तो मुश्किल से 10 क्लास चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत छोटा सा पार्ट है। हम्म, हम्म। देखो समझो, अब तुम लेकिन ईमानदारी से तुमने, ये मानो कि ईमानदारी से तुमने एफओसी, एमएस ऑफिस, ठीक है, ओएस, ठीक है, डीसीएन, सिक्योरिटी और आईओटी, ये सब ढंग से कर लिए तो तुम्हारे इन सब से ही तुम्हारे कितने पार हो जाएंगे? 40 पार तो इन्हीं से हो जाएंगे। पिछली बार देखो 22 सवाल थे एमएस ऑफिस और इससे, 5 सवाल थे ओएस से, 22 और 5 27, और 17 सवाल जो पूछे गए थे सिक्योरिटी और इससे, डीसीएन से। ठीक है, तो यहाँ पर 22 और 22 और 7 29 और 10 39 और 4 सवाल थे आईओटी वाले, वैसे वो मिक्स थे सवाल। ठीक है, कितने हो गए? 43। ठीक है, तो 43 सवाल इनमें से थे, तो आप ये मान के चलो कि 43 में से अगर इस बार 40 भी आते हैं, तो 40 में से कोशिश ये करिए कि 25 सवाल तो हम कवर, 25 नहीं 30 कवर करें। क्योंकि इसमें क्या होगा, केवल और केवल जो तुम्हें फंसा सकता है वो केवल न्यूमेरिकल है, केवल न्यूमेरिकल फंसा सकता है, बाकी तो तुम एज इट इज है, जो तुम्हें ये लिखे हुए ना कंपाइल टाइम, लोड टाइम, और ये एज इट इज आता है कि एज इट इज लाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन में गलती नहीं करनी है, कि इनमें अगर आप गलती कर दोगे तो फिर क्या, फंसाने वाले सब्जेक्ट है फिर, जैसे डीबीएमएस हो गया, सैड हो गया, डीएसए हो गया, ये सब्जेक्ट क्या है, फंसाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, डेप्थ बहुत है। डेप्थ मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। एसक्यूएल, कुछ भी आ सकता है एसक्यूएल के अंदर, कोई भी क्वेरी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर बाकी तो, लेकिन इनमें से क्या कर लो, कुछ टॉपिक है जिनके सवाल आने आने हैं, जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीटीएल, डीसीएल की कमांड, एक पन्ने पे कमांड लिख लो, याद कर लो कि डीडीएल में कौन कौन सी आती है, डीएमएल में कौन कौन सी आती है, डीसीएल में कौन सी आती है, डीटीएल में कौन सी। एक सवाल पक्का, पिछली बार भी आया था मिलान करने का, इस बार भी आएगा। ठीक है, वो कोई ना कोई सवाल जरूर उसमें से बनता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि पिछली बार नहीं आया, तो बैकअप एंड रिकवरी में रेड कॉन्फ़िगरेशन, रेड 0, रेड 10, रेड 2, रेड 3, रेड 4, मिररिंग क्या है, स्ट्रिपिंग क्या है, रेड ये वाले, तो ये चीजें जो होती है ना कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई इनमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब जैसे पिछली बार प्रोसेस मैनेजमेंट का सवाल आया, भाई पिछली बार प्रोसेस मैनेजमेंट का सवाल आया, तो पूरी संभावना बन जाती है कि मेमोरी मैनेजमेंट का सवाल बन सकता है। पिछली बार भी आया, पिछली बार मेमोरी के 5 सवाल आए, मेमोरी के 5 सवाल आए, तो ये 4 सिंपल थे, एक मेमोरी मैनेजमेंट का था, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल था, वो लेंथी सवाल था, डिकोडर का नंबर ऑफ डिकोडर कैलकुलेट करने थे, तो वो बहुत ज्यादा डेप्थ में सवाल था। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपके अलोकेशन का मतलब है, आप देखो कैसे यूज करेंगे। पहला जो आपका नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं कंटीजियस, कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन। देखिए फर्स्ट जो पार्ट आपका यहां पे दिया गया है जिसे कंटीजियस कहा गया है, कंटीजियस का मतलब क्या है, लगातार।
ठीक है, अगर किसी भी प्रोसेस को हम मेमोरी अगर आवंटन करना चाहते हैं, तो मेमोरी आवंटन करना चाहते हैं तो उसे मेमोरी का संपूर्ण एक ब्लॉक दे दिया जाएगा कि मेमोरी एक कंटिन्यूअस है और उसी पार्ट को पूरा ब्लॉक एंटायरली किसके द्वारा यूज किया जाएगा, एक ही प्रोसेस के द्वारा। कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस दौरान कोई और अन्य प्रोसेस उस ब्लॉक में नहीं आ सकते, कि पूरा का पूरा ब्लॉक जितना भी ब्लॉक था उस पूरे ब्लॉक को केवल और केवल किसके लिए आवंटित कर दिया गया, एक ही प्रोसेस के लिए। तो इसमें लिखो सबसे पहले एक पॉइंट, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक प्रोसेस को इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रोसेस को एक प्रत्येक प्रोसेस को एक लगातार मेमोरी का ब्लॉक एक लगातार मेमोरी का ब्लॉक आवंटित किया जाता है, आवंटित किया जाता है। मतलब यहां पर इसमें पूरा का पूरा एक ब्लॉक आवंटित कर दिया जाएगा किसी प्रोसेस को। ठीक है, तो मतलब जिस ब्लॉक में किसी प्रोसेस को आवंटित कर दिया गया है वहां कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आ सकती है। तो इसमें देखो, इसमें पहला मेथड तो क्या था, सिंगल, ठीक है, हम कहते हैं सिंगल कंटीजियस, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी अलोकेशन। ठीक है, पहला जो आपका अलोकेशन किया गया है वो सिंगल आपके कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन किया गया है। देखिए सिंगल का मतलब क्या है, समझो कि यहां पर हमारे पास में जो भी मेन मेमोरी होती है, आप कहते हैं सबसे साधारण प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक होती है जिसमें मेमोरी को दो भागों में बांट दिया जाता है। मेमोरी को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भाग। अब कह रहे सिंपल मेमोरी अलोकेशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें मेमोरी को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक भाग निश्चित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, किसके लिए, ओएस के लिए। हम कहेंगे यहां पर आपका दो भागों में बांट दिया गया, एक भाग में जो रहेगा वो आपका कौन सा पार्ट रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे पार्ट के अंदर हम कहते हैं कि आपका क्या रहेगी, प्रोसेस। अब लेकिन यहां पर हमने कहा दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एक में ओएस रहेगा, दूसरे में केवल प्रोसेस, प्रोसेस भी केवल एक। भाई खाली है तो खाली के अंदर एक ही प्रोसेस आएगी। अब ये प्रोसेस यहां से हट जाएगी तभी कौन सी प्रोसेस आएगी, दूसरे। क्योंकि हमने कहा कि एक ब्लॉक में केवल और केवल कितनी प्रोसेस होगी, एक प्रोसेस। तो हम कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो इट विल नॉट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग। ये किसको सपोर्ट नहीं करेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, मोर देन वन प्रोग्राम रिसाइड इन मेन मेमोरी एट ए टाइम। एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम मेन मेमोरी में है तो वो क्या कहलाएगी, मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे समझो ये खाली ब्लॉक है, तो ये पूरा खाली ब्लॉक था, खाली क्लास, इसको दो भागों में बांट दिया, ये पार्ट मेरा, ठीक है, जहां पे मैं हूं, और बाकी अगर आप यहाँ यूजर स्पेस में हो, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि यूजर स्पेस आपका यहाँ पे था, अब इस पूरे यूजर स्पेस में केवल एक ही जना हो सकता है। अभी हमने कहा कि भाई एक ही जना आ सकता है, सिंगल कंडीजियस है, तो हम कहेंगे ज्यादा जनों को कैसे करेंगे, तो बोले कि इस पूरी जगह को अब छोटे छोटे भागों में क्या कर दो, बांट दो। देखिए, और उस बांटने वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है, पार्टीशन एलोकेशन। में हम कहते हैं कि भाई आपकी मेमोरी का आपकी मेमोरी का वेस्टेज है। मान लीजिए हम कोई प्रोसेस रन कर रहे हैं,
ये मेरे पास में स्पेस, मान लो आपके पास में टोटल स्पेस 4 GB था, जिसमें से 1 GB ओएस को दे दिया, 3 GB स्पेस मेरे पास में अवेलेबल है। और प्रोसेस की साइज की बात करें तो हम कहते हैं एक ही आ सकती है, अब जो प्रोसेस चाहे कितनी ही साइज की हो। तो ये सिंपल मेथड है जो कौन सा कहलाता है, सिंगल कंटीजियस। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो बस, सिंगल कंटीजियस में लिखो, मेमोरी प्रबंधन का मेमोरी प्रबंधन का मेमोरी प्रबंधन का सबसे साधारण रूप, सबसे साधारण रूप जिसमें जिसमें मेमोरी को जिसमें मेमोरी को दो भागों में मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम कहते हैं कि आपको याद रखना है कि वन पार्ट इज टेक ए रिजर्व्ड फॉर, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको याद रखना है एक भाग जो होता है, ठीक है, एक भाग होता है वो रिजर्व है, हमेशा रिजर्व रहेगा। वो किसके लिए रिजर्व रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और आपका हम कहते हैं कि रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड बाय, ठीक है, सिंगल, ठीक है, आपके रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड बाय सिंगल यूजर प्रोसेस। आप कहते हैं कि आपका ये जो पार्ट होता है, आप सभी को पता है कि यहां पर ओएस के अलावा जो स्पेस बचता है वो कौन सा स्पेस होता है, यूजर स्पेस। और इस यूजर स्पेस में केवल और केवल कितनी प्रोसेस हो सकती है, एक, क्योंकि एक ही ब्लॉक है। अब वो छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इस वाले भाग में हम यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि only one process can reside in memory at a time, ठीक है, एक समय में मेमोरी में केवल एक प्रोसेस, ठीक है, मेमोरी में केवल और केवल एक प्रोसेस हो सकती है। जब तक वो प्रोसेस है तब तक आप किसी दूसरी आपकी प्रोसेस को कहां रिसाइड नहीं कर सकते, ये है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, दूसरा नो मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें किसी भी तरह की क्या नहीं होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होगी। इसमें आपका सिंगल प्रोग्राम ही आपका क्या है, एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग यहां पर कभी भी संभव नहीं हो सकती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिक्स्ड मेमोरी मेमोरी पार्टीशन में ही रहेगा, कि निश्चित जो साइज का पार्टीशन बना दिया गया उसी में रहेगा। तो यहां पर एक तरीके से हम कहते हैं कि यहां आपकी दिक्कत क्या है, कि ना तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते ना मल्टीटास्किंग कर सकते, क्योंकि एक जगह पर केवल और केवल कितने, पुराने समय में क्या था, जिसको रहना हो इसी घर में रहना है, ठीक है, जिसको इस घर से दिक्कत है वो कहीं और चले जाओ। लेकिन आजकल क्या होता है, घर के अंदर ही बंटवारे हो जाते हैं, दीवार बन जाती है बीच में, हॉल में से बीच में दीवार बन जाती है, हाँ? ठीक है, इधर वाला हिस्सा बड़े भाई का, इधर का छोटे भाई का, बीच में पार्टीशन बना दिए, क्योंकि स्पेस तो आपके पास वही है भाई, स्पेस तो आपके पास में वही स्पेस है,
तो स्पेस आपके पास में ज्यादा है ही नहीं, तो आपके पास में क्योंकि आपकी मेमोरी है, वो मेमोरी जो है वो क्या है, निश्चित है। तो इस एक तरीके से हम कहते हैं कि पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। देखिए मेमोरी का पुअर यूटिलाइजेशन है, सही तरह से यूटिलाइजेशन यहां पर नहीं किया जा रहा। देखिए तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अब इस वाले स्पेस का बंटवारा करेंगे, कि यूजर प्रोसेस की कहानी पे हम कहते हैं कि भाई इसका बंटवारा कर देते हैं, ताकि इसमें एक समय में एक प्रोसेस ना कितने प्रोसेस आ सके, एक से ज्यादा। और एक से ज्यादा आपके प्रोसेस करने के लिए मेमोरी का क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मेन मेमोरी को आपके लगातार पार्टीशन में विभाजित किया जाता है, कंटिन्यूअस पार्टीशन में आपका विभाजित किया जाएगा। लेकिन हर पार्टीशन में केवल और केवल कितनी प्रोसेस होगी, एक ही प्रोसेस होगी। ठीक है, इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे।